नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, आर्नियस थ्योरी। क्या बोलता है आर्नियस थ्योरी? सबसे स्टार्टिंग का याद करो, जब हम लोग क्या पढ़े थे इस चैप्टर में पहले दिन, दो तरीके का हमारे पास रिएक्शन होता है, एक होता है एलिमेंट्री स्टेप और दूसरा क्या होता है कॉम्प्लेक्स। तो वहां मैंने ग्राफ बनाया था, वो ग्राफ जो है एक्चुअल में इसी के अकॉर्डिंग बनता है। देखो क्या बोलता है ये समझ लो कि हमारे पास एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट बनाने के लिए इस तरह से ग्राफ है, ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला एक्सिस जो है एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, हम मान लेते हैं कि कोई भी हमने एक रिएक्टेंट लेकर के आया, उस रिएक्टेंट का स्टार्टिंग में जो एनर्जी है ये यहां पर कुछ है, ये किसका एनर्जी है, ये रिएक्टेंट का एनर्जी है। ठीक है, ये है रिएक्टेंट का एनर्जी। ठीक, जैसे जैसे क्या होगा रिएक्शन आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे क्या होगा इसका एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा और एक समय आएगा जब इसका एनर्जी एक ट्रांजिशन लेवल पे चला जाएगा और यही वो जगह रहेगा जहां पर वो एक इंटरमीडिएट स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा और इंटरमीडिएट के बाद क्या बनना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो जब ये प्रोडक्ट बनना शुरू होगा तो उसके बाद वापस से धीरे धीरे क्या करेगा, एनर्जी को डिक्रीज करेगा, ये इस तरह से। और मान लेते हैं कि इसका एनर्जी में जो डिक्रीज हो रहा है वो यहां तक के आ गया। ठीक, तो ये किस, अब ये फाइनली क्या बन गया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो चुका है। ये है रिएक्शन के कोऑर्डिनेट और एनर्जी का ग्राफ। कुछ भी एनर्जी रहा होगा स्टार्टिंग में तो उसको हमने यहां पर क्या मान लिया, यहां पर कुछ भी एनर्जी रहा होगा इसको हमने क्या मान लिया, रिएक्टेंट का एनर्जी, और दूसरा यहां पर कुछ भी रहा होगा इसको हमने क्या मान लिया, प्रोडक्ट का एनर्जी। ठीक, इसको अगर हम चाहें तो एंथैल्पी के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम चाहें तो बोल सकते हैं एच आर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और इसको क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन आपके मन में यह आ सकता है कि सर हो सकता है प्रोडक्ट की एनर्जी तो और ज्यादा नीचे जा सकती है। बिल्कुल जा सकता है ना। तो हमने बस अभी एक एग्जांपल लिया है अपने से, एक दूसरा एग्जांपल इसको उल्टा कर भी बना सकते हैं, बना लेंगे उसको भी। अब इन दोनों के बीच का जो गैप है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये जो गैप क्या कहलाएगा, डेल्टा एच कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये डेल्टा एच कहलाएगा। और इस डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, एच पी माइनस एच आर। इस डेल्टा एच का वैल्यू हो जाएगा, इस डेल्टा एच का वैल्यू हो जाएगा एच पी माइनस एच आर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और आप देख पा रहे हो कौन ज्यादा है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में किसका एनर्जी, प्रोडक्ट का ज्यादा है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर पॉजिटिव आएगा तो इस तरह का रिएक्शन क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जो ग्राफ है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो अब हम समझते हैं यहाँ पर आर्नियस का थ्योरी का कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है, अगर एक रिएक्टेंट है जिसका एनर्जी यहाँ पर कुछ भी रखा हुआ है, तो सबसे पहले रिएक्शन जब आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे उस रिएक्टेंट को क्या दिया जाएगा, एनर्जी दिया जाएगा। तब जाकर को क्या होगा, वो एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा। मतलब रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल है जैसे एनर्जी मिलेगा तब जाकर के क्या करना शुरू करेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे। आप इसको सिंपल तरीके से समझ लो कि आपने मार्केट से कुछ भी सामान खरीद के लाया, कुछ सब्जी बनाना है तो सबसे पहले क्या करते हो, खरीद के लाते हो, फिर उसका दूसरा पकाने के लिए क्या करते हो, टेम्परेचर देते हो ना। जब टेम्परेचर देंगे तब क्या हो जाएगा, उसका एनर्जी जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वही हो रहा है, समझ लो कि रिएक्टेंट हमारे पास है, अब धीरे धीरे रिएक्शन को आगे बढ़ाया जा रहा है तो उसका एनर्जी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट। ये है ट्रांजिशन स्टेट। और इस ट्रांजिशन स्टेट में यहां पर जो भी एनर्जी लेवल रहता है, यहां पर जो भी एनर्जी रहती है, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। यहां पर की जो एनर्जी है, ये एनर्जी क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस एनर्जी का नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लोग और अलग अलग नाम से जानते हैं, कट ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं या मार्जिनल एनर्जी बोल सकते हैं, लेकिन मेनली यहां पर याद रखना क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होता है जिस एनर्जी के लेवल पर जब रिएक्टेंट पहुंचता है तो एक तरीके से वो प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए रेडी रहता है। मतलब हमें इस रिएक्टेंट की एनर्जी को प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले उसको ट्रांजिशन फेज तक के लाना पड़ेगा, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी तक उसको पहुंचाना पड़ेगा। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, उस ट्रांजिशन फेज में आएगा और प्रोडक्ट में चेंज होने की कोशिश करेगा। और ये जो एनर्जी है यहां तक कि
यहां तक के रिएक्टेंट से हमको थ्रेशोल्ड एनर्जी तक लाने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है उस एनर्जी का नाम होता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या नाम होता है उसका? क्योंकि हम एक तरीके से इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक्टिव कर रहे हैं, तो क्या नाम हो गया इसका? एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसको मैं यहां पर दिखा दूंगा, एक्टिवेशन एनर्जी ये हो जाएगा EA, इसको हम क्या बोलेंगे? EA कहेंगे, ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। समझ आया? तो कोई भी जो हमारे पास रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक के लेके जाने के लिए जो भी एनर्जी देना पड़ रहा है उस एनर्जी का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या नाम है? एक्टिवेशन एनर्जी। सिमिलरली वापस अगर हम देख पाए तो इस ट्रांजिशन फेज के टाइम पे थ्रेशोल्ड एनर्जी से वापस इसको प्रोडक्ट तक के आने के लिए भी एनर्जी में गैप हो रहा है, तो इस एनर्जी का अगेन नाम क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी। दोनों का नाम क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी। समझ आया कि नहीं? चलो, गड़बड़ हो गया सब। ठीक है ना? ये देखो, यहां पर हमने अभी क्या समझा एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। रिएक्टेंट की एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक के लेके जाने में जो भी यहां एनर्जी डिफरेंस आपको दिख रहा है उसी का नाम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब इस एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से ही ये रिएक्टेंट कहां जा रहा है? ये रिएक्टेंट जो है इस ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए रेडी हो रहा है। वैसे ही इस ट्रांजिशन स्टेट के टाइम पे थ्रेशोल्ड एनर्जी से नीचे जो प्रोडक्ट तक आने के लिए इसको फिर से एनर्जी देना पड़ रहा है या एनर्जी को उसका लेना पड़ रहा है, जो भी एनर्जी कुछ कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? फिर से एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगा। अब देखो आप खुद समझो, रिएक्टेंट से यहां इंटरमीडिएट तक पहुंचना प्रोडक्ट बनने के लिए ये एक रिएक्शन क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब यहां तक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम एक तरीके से बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। और यहां तक जो आएगा ये क्या कहलाएगा? बैकवर्ड कहलाएगा। तो इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और इसका नाम क्या हो जाएगा? बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां पर जो एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, इसको समझने में कोई दिक्कत आपको? पहले रिएक्टेंट के पास कुछ भी एनर्जी था, उस एनर्जी को हम कहां तक के लेकर के गए? थ्रेशोल्ड एनर्जी तक लेके गए। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? ये वो एनर्जी का वैल्यू होता है जिसके बाद रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए रेडी होता है। तो वहां तक के जो एनर्जी देना पड़ेगा उस एनर्जी का नाम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम फॉरवर्ड प्रोसेस में करेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और अगर बैकवर्ड प्रोसेस में करेंगे तो क्या हो जाएगा? बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। कोई दिक्कत? अब यहां समझने वाली बात यह है कि हमने अभी देखा कि डेल्टा एच का वैल्यू क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है। प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है मतलब उसने एनर्जी को क्या कर लिया है? गेन कर लिया है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? एंडोथर्मिक कहलाएगा। लेकिन अगर इसको हम उल्टा कर दे तो, अगर इसको हम उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा? ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। और इस केस में अगर मुझे इसको ऐसा बोलना हो कि जो भी एक्टिवेशन एनर्जी आपको दिख रहा है इन दोनों को हम रिलेट करें, ऐसा अगर हम चाह रहे हैं तो देखो क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी कैसा वाला? फॉरवर्ड वाला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। इसमें क्या ऐड कर दो आप? डेल्टा एच को ऐड कर दो। समझ आया? ये जो डेल्टा एच है जब इसमें ऐड हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कहने का मतलब जो हमने एक्टिवेशन एनर्जी दिया है और यहां पर जो एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर क्या हुआ है, जो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड में था और जो एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड में था दोनों में डिफरेंस, और डिफरेंस किसका है? इस डेल्टा एच का है। कहने का मतलब बैकवर्ड एनर्जी कितना कम हो गया? डेल्टा एच कम हो चुका है। तो इसलिए हमने क्या कर दोनों को ऐड कर दिया। ये भी क्लियर हो गया होगा? अब इसी को हम थोड़ा सा उल्टे प्रोसेस में कर देते हैं। कहां पर से आए थे ये? ठीक था ना? नेक्स्ट अब हम एक दूसरा ग्राफ बनाते हैं। फिर से इधर पे क्या है? एनर्जी है और इधर पे क्या है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट है।
ठीक, मान लेते हैं कि यहां पर फिर से रिएक्टेंट है हमारे पास, ठीक, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट पहले कहां तक के जाएगा, रिएक्टेंट पहले जाएगा इस ट्रांजिशन फेज तक के, ये है ट्रांजिशन स्टेट, और यहां पर की एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, इस जगह पर की एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया। यहां पर जो एनर्जी होगा इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट की एनर्जी या रिएक्टेंट की एंथैल्पी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट की एंथैल्पी। अब इन दोनों के बीच का जो गैप है, इन दोनों के बीच का जो गैप है ये क्या कहलाएगा, डेल्टा एच कहलाएगा। समझ आया? ठीक, यहां पर प्रोडक्ट लिख देता हूं मैं, ये प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट हो गया। नेक्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी को यहां पर लिखते हैं। अब यहां से यहां तक का एनर्जी क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और इस जगह से लेके यहां तक का पूरा क्या कहलाएगा, बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। समझ आया? बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी कब मिलेगा, जब फॉरवर्ड को हम लोग यहां पर डेल्टा एच के साथ ऐड कर देंगे। ठीक, हाँ ये होगा, ये ही होगा। तो यहां पर देख सकते हैं अपन कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या मिल रहा है अपने को, डेल्टा एच इज इक्वल टू मिल रहा है एच पी माइनस एच आर इज इक्वल टू निगेटिव। और इसका मतलब ये कैसा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक। ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और हम रिलेशन देखें तो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी प्लस डेल्टा एच। तो ये दोनों प्रोसेस के लिए हो गया। समझ आया? तो आर्नियस थ्योरी ने बताया कि जब भी क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना है तो उसके बीच में एक आता है ट्रांजिशन स्टेट। उस ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए हमको एनर्जी जो भी यहां इन्वॉल्व करना पड़ता है उसका नाम क्या होता है, थ्रेशोल्ड, उसका नाम होता है एक्टिवेशन एनर्जी। समझ आया? कोई डाउट यहां तक में? चलो, अब यहां पर आर्नियस ने क्या किया, अपना इक्वेशन दिया और इस आर्नियस इक्वेशन को हम यहां पर डायरेक्टली यूज करेंगे। आर्नियस इक्वेशन इज गिवन बाय, आर्नियस इक्वेशन देखो, आर्नियस इक्वेशन इज गिवन बाय k इज इक्वल टू a, और यहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है इनटू e टू द पावर माइनस e अपॉन RT। ठीक, समझ आ रहा है? k इज इक्वल टू a इंटू e, और क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस e अपॉन RT। जहां a को हम बोलते हैं एक कांस्टेंट, a को क्या बोलते हैं, एक कांस्टेंट बोलते हैं। उस कांस्टेंट का नाम क्या है, a इज कांस्टेंट वेयर a इज आर्नियस फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसका नाम क्या है, आर्नियस फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसको एक और नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल टर्म के पहले आ रहा है। किसके पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल टर्म के पहले आ रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो ये एक कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, आर्नियस फैक्टर है, या फिर क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं, मतलब कांस्टेंट ओवरऑल। इट इज द कांस्टेंट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रिएक्शन। हर रिएक्शन के लिए इसका वैल्यू क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। हर रिएक्शन के लिए इसका वैल्यू एक स्पेसिफिक रहेगा, फिक्स रहेगा। आर को हम जानते हैं, आर क्या है,
आर जो है गैस कांस्टेंट है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है हाँ, और इसका वैल्यू भी आप जानते हो। जहां ई क्या है, ई है एक्टिवेशन एनर्जी, ई क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। आप जो है आर का वैल्यू ना जरूर एक बार फिर से दोबारा लिख ले रहो, क्या होता है आर का वैल्यू, वेयर आर इज इक्वल टू, अगर हम जूल में लिखेंगे तो ये जूल में कितना हो जाता है, जूल में इसका वैल्यू होता है 8.314 जूल, है ना। और अगर हम कैलोरी में बात करें तो कितना हो जाता है, कैलोरी में इसका वैल्यू शायद 2 कैलोरी होता है क्या, 2 कैलोरी, कितना होता है 2 कैलोरी। तो ये वैल्यू को आप लोग और बहुत बार यूज कर चुके हो, बट याद रखना इसको, ठीक। नेक्स्ट आता है एक्टिवेशन एनर्जी। पहला हमने इसमें डिफाइन किया, ए क्या है, के तो रेट कांस्टेंट है, के क्या है, रेट कांस्टेंट। यहां पर के का वैल्यू, के को क्या क्या बोलेंगे हम लोग, रेट कांस्टेंट, याद रखना, के है रेट कांस्टेंट। ए क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, आरएनएस फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ये को लिख देता हूं मैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, समझ आया। और हमने जो ई ए एफ लिखा है, ई ए एफ लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या, फाइनल फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, क्या नाम है इसका, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर लिख सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और ईबी क्या होगा, सॉरी ई ए बी, ई ए बी क्या होगा, बैकवर्ड, बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और हम एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, देखो, एक्टिवेशन एनर्जी इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है विच हैज टू बी सप्लाइड, विच हैज टू बी सप्लाइड टू द रिएक्टिंग स्पीसीज, मतलब रिएक्टेंट को, इन देयर नॉर्मल एनर्जी स्टेट, मतलब जो भी वो नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे, अब उस स्टेट में उसको क्या करेंगे, हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उस रिएक्टेंट को प्रोवाइड किया जा रहा है, नॉर्मल एनर्जी स्टेट, टू मेक देयर एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिससे उनका एनर्जी किसके इक्वल हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए। कहने का मतलब उनको नॉर्मल स्टेट से थ्रेशोल्ड एनर्जी की स्टेट तक ले जाने के लिए जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया जा रहा है, उसी का नाम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। समझ आया। जब हम कैटलिस्ट मिलाते हैं, आगे चल के देखें कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, मतलब वो थ्रेशोल्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कर देता है और रिएक्शन को जल्दी से कंप्लीट करने में हेल्प करता है। तो ये पॉइंट हम आगे पढ़ेंगे कि कैटलिस्ट रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट decreases एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इसको अपन चाहे तो नोट करके लिख सकते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। कोई डाउट यहां तक समझने में, क्योंकि यहां तक जो कुछ भी हमने देखा हुआ है, ये इक्वेशन वगैरह ये सब एक्सपेरिमेंटली आया है। अब इसके बाद हम जो करेंगे अपने तरीके से मैथमेटिकली करेंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है हमको समझ आ गया, ये इक्वेशन आया, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, ए हमको समझ आ गया, ई क्या है समझ आ गया, आर और टी क्या है हमको समझ आ गया, है ना। ये ग्राफ भी हमको समझ आ गया कि इस ग्राफ में भाई कब ये एक्सोथर्मिक बन रहा है और कब ये एंडोथर्मिक बन रहा है, ये भी हमको समझ आ गया। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रोल है ये भी समझ आ गया, ट्रांजिशन स्टेट क्या है समझ आ गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है समझ आ गया। कोई डाउट कहीं पर इसमें, चलो। फ्रॉम
आर्हेनियस इक्वेशन, अगर हम आर्हेनियस इक्वेशन को देखें तो क्या है हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन, रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू a इंटू e टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो मैं अगर यहां पर रेट कांस्टेंट k को मैं किससे रिलेट करूं, ई ए से रिलेट करूं, तो बताओ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ई ए होगा कि नहीं होगा। एक्टिवेशन एनर्जी का रेसिप्रोकल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। अगर हम ई ए का वैल्यू बढ़ाएंगे तो निगेटिव है तो कहां चला जाएगा, 1 अपॉन नीचे आ जाएगा। तो अगर हम ई ए का वैल्यू इंक्रीज करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो पूरा टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और पूरा टर्म अगर डिक्रीज हो जाएगा तो के का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ पा रहे हो। अगर तकलीफ हो रहा है तो एक बार और ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, ए हो जाएगा, ए को ऊपर में रख लेते हैं, ई की पावर ई अपॉन आर टी। अभी भी तकलीफ है क्या भाई, एक्टिवेशन एनर्जी अगर क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी अगर बढ़ेगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और जब ये डिक्रीज हो गया तो के क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। सॉरी ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, है ना, उल्टा वाला बोल दिया मैं। अगर ये यहां पर इंक्रीज होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये मान के चलो ये अगर इंक्रीज हुआ तो ये पूरा टर्म इंक्रीज होगा और ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब समझ पाए। अगर ये इंक्रीज होगा तो पूरा ई टू द पावर ई अपॉन आर टी भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब पूरा डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और बड़ा डिनोमिनेटर क्या करेगा, 1 अपॉन बड़ा डिनोमिनेटर छोटा वैल्यू हमको देगा, मतलब यहां से वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। जब डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा, के का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो कैसा रिलेशन हुआ, रेसिप्रोकल का। ये दिख रहा है ना, ये कहां चला गया, नीचे, ये कहां चला गया, नीचे। तो कैसा रिलेशन है, रेसिप्रोकल का। और अगर मैं इसको किससे रिलेट करूं, टेम्परेचर से, तो देखो टेम्परेचर से कैसा रिलेशन होगा। अगर मैं यहां पर इस टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, ध्यान से देखना, अगर मैं इस टेम्परेचर को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब ये ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा दोनों कलर को एक साथ रखता हूं ना, अगर टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पूरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज हो गया तो बताओ ये क्या हो जाएगा, के का वैल्यू इंक्रीज होगा। इसको डिटेल में समझाने की जरूरत थोड़ी है, अगर समझ गए होगे तो फिर आगे चलेंगे, नहीं तो समझाऊंगा और डिटेल में बताओ आप लोग क्या। यहां पर ये जो है ये निगेटिव है, तो निगेटिव होने की वजह से अगर ये बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है इस पूरे का वैल्यू घट जाएगा। और जब पूरे का वैल्यू घट जाएगा तो यहां पर के का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो भी घट जाएगा। अगर हम ये घटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि निगेटिव है, तो इसलिए क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। लेकिन अगर हम डिनोमिनेटर को बढ़ाते हैं, किसको बढ़ाते हैं, डिनोमिनेटर को बढ़ाते हैं, तो डिनोमिनेटर को बढ़ाने से क्या हो जाएगा, यहां पर पूरा पूरा वैल्यू इसका ये वाला वैल्यू कम हो जाएगा। और अगर ये वाला वैल्यू कम हो जाएगा तो ये क्या है, नीचे में है ना, तो नीचे में है तो उल्टा होके क्या हो जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा। तो रिलेट करना इस निगेटिव थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने इसको ला दिया है। ठीक, इससे आसान हो गया। अगर ये बढ़ा तो पूरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और पूरा डिनोमिनेटर अगर क्या हो गया, बढ़ गया। बस ये एरो को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, एरो आप लोगों को मैंने गलत लिख दिया था, इसको सही कर लेते हैं। अगर ये बढ़ेगा तो पूरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और पूरा डिनोमिनेटर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन समथिंग वो घट जाएगा। और ये घट गया तो यहां से क्या हो जाएगा, के का वैल्यू वो भी घट जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पूरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। डिनोमिनेटर अगर घटा तो यहाँ पर रिलेशन कैसा हो जाएगा, ये वाला जो है उल्टा, मतलब 1 अपॉन पूरा बढ़ जाएगा। डिनोमिनेटर को अगर हम छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है
यहां पर पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? चलो तो ये देखो, के का हमने किससे रिलेशन देखा, के का हमने ई से देखा और टी से देखा, कोई दिक्कत? अब यहां से मैं दो बातें लिखता हूं। फर्स्ट, इफ एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस, अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तो इस रिलेशन के थ्रू हम क्या बोल सकते हैं, के का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर रेट कांस्टेंट डिक्रीज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है जो रेट है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ पाए? दूसरा, इफ अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, के का वैल्यू इंक्रीज होगा, और अगर के इंक्रीज होगा तो रेट पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, रेट भी इंक्रीज होगा। तो यहां हमने एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर का किससे रिलेशन देखा, रेट कांस्टेंट से रिलेशन देखा। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? कोई दिक्कत है यहां तक बताओ, अगर नहीं होगा तो फिर आगे चलेंगे। चलें? ठीक। नाउ अब फिर से मैं उस इक्वेशन को लिखता हूं, k इज इक्वल टू क्या है अपने पास, a इंटू ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग, थोड़ा सिंपल करना चाह रहे हैं इसको, ग्राफ बनाएंगे, टेकिंग। अच्छा यहां से क्या आप ये बता सकते हो कि रेट कांस्टेंट का यहां पर कैसा ग्राफ बनेगा, अगर हम डायरेक्टली बनाएंगे तो एक्सपोनेंशियल बनेगा। रेट कांस्टेंट का हम लोग इस इक्वेशन से बनाएंगे टेम्परेचर के साथ में या एक्टिवेशन के साथ में तो क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल बनेगा। बट अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो टेकिंग ln बोथ साइड, मैं ln क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहां पर ये e है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसलिए मैं अभी ln ले रहा हूं। तो दोनों साइड में ln लेंगे तो क्या हो जाएगा, ln k इज इक्वल टू ln a इंटू e टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी। कोई दिक्कत? ln आगे जाके मल्टीप्लाई करेगा, देखना क्या हो जाएगा, ln k इज इक्वल टू ln a मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, ये एडिशन में हो जाएगा, और इसको हम क्या लिखेंगे, ln e टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी। ठीक, ये सामने आ जाएगा तो देखना क्या हो रहा है, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ए अपॉन आर टी, और ये ln e, तो ये ln मतलब क्या है, log e बेस पे है, तो ln जो e का वैल्यू होता है ये कितना हो जाता है, ये 1, कितना होता है इसका वैल्यू 1। तो फाइनली देखो क्या मिल रहा है हमारे पास, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ए अपॉन आर टी। अगला काम का ये हमारा इक्वेशन रहेगा, याद रख लो इसको। ठीक, एक तो हमको ये वाला पता रहेगा ही, और दूसरा हमें अब ये पता रहना चाहिए, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ए अपॉन आर टी। जब इसको थोड़ा सा इस डेरिवेशन को अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आपको कभी इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये प्रोसेस आपके माइंड में ऐसे ही आ जाएगा। जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ln k, फिर ये ln a प्लस प्लस के बाद लेकिन ये सामने आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस e अपॉन आर टी, और ये लॉग e क्या हो जाएगा 1। आप इसको देख के ही बता सकते हो इसका वैल्यू क्या होगा, ln k इज इक्वल टू ln a और माइनस e अपॉन आर टी होगा। आप जब थोड़ा सा इन चीजों में एक्सपर्ट हो जाओगे तो ये सारा चीज आपके दिमाग में अपने आप स्टेप आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कभी आपको फिर इसको याद करने के लिए लोड लेना नहीं पड़ेगा। अब यहां से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। यहां दो तरीके का ग्राफ बनता है, पहला ln के जो रेट कांस्टेंट है उसका e के साथ में, और दूसरा टेम्परेचर के साथ में। तो फर्स्ट बात करते हैं हम लोग ग्राफ फर्स्ट हम बनाएंगे ln के वर्सेस 1 अपॉन टेम्परेचर, ln के वर्सेस 1 अपॉन
टेम्परेचर, क्योंकि यहां पर हमको इसको उस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि प्रॉपर एक्सिस बन सके। तो अगर हमें प्रॉपर एक्सिस बनाना है तो देखना क्या हो सकता है, ये इस फॉर्मूले को मैं एक बार अच्छे से लिखता हूं, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ये को हम कर देते हैं अलग, और किसको अलग कर देते हैं, आर को अलग कर देते हैं, और एक्सिस को दिखाने के लिए लिख देते हैं क्या, 1/t। ठीक है, अब आप यहां लिख सकते हो ये हमारा कौन सा एक्सिस बनेगा, y एक्सिस, ये क्या बनेगा, x एक्सिस, ये क्या बनेगा, y इंटरसेप्ट c बनेगा, और ये क्या बनेगा, स्लोप को मैं क्या सिर्फ m लिख दूं, अब स्लोप को हम लोग तो m से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या, mx प्लस c। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला c जो है पॉजिटिव है, और यहां पर स्लोप क्या हो गया है, निगेटिव। इधर को अपन क्या ले लेते हैं, 1/t का एक्सिस, इधर को क्या ले लेते हैं, ln k। इंटरसेप्ट लेना पड़ेगा कहीं पे, तो मान लेते हैं कि यहां पर क्या है, एक इंटरसेप्ट ले लिए पॉइंट ln a, कोई दिक्कत। और यहां से स्लोप कैसा है, किसका ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन का, किसका बनेगा, स्ट्रेट लाइन का। कैसा स्लोप बनेगा, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग स्लोप बनेगा। समझ पाए कि नहीं, स्लोप इज इक्वल टू, लिख लो फिर, स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस अपॉन आर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्लोप। स्लोप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप को ही हम लोग m बोलते हैं, स्लोप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन घुमा के दे देगा, टेन थीटा वाला कुछ कॉन्सेप्ट लगा के डिग्री विग्री लगा देगा वो, तो इसलिए हमेशा उसको रिलेट करके चलना। कोई दिक्कत, चलो ये हो गया पहला ग्राफ। यहां पर 1/t बोलेगा तो भी सेम है, या फिर अगर ये ऐसा बोलता है t इनवर्स तो भी क्या है, सेम है इसका मतलब। ठीक, तो ये ग्राफ में क्या करेगा, ग्राफ अचानक से दे देगा, और आपको ऐसा इतना कहानी नहीं बताएगा कभी भी, खाली आपको एक्सिस को देख के पहचानना रहता है कि ग्राफ किसके बीच में बना है। दूसरा ग्राफ बनाते हैं इसी पे हम लोग, ये ग्राफ नंबर 2, ln k वर्सेस ई एक्टिवेशन एनर्जी, इन दोनों के बीच में देखते हैं क्या होगा फॉर्मूला। अगर मैं रिलेट करूं तो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई को मैं अलग कर देता हूं, और यहां पर क्या हो जाएगा, r/t, ई को ऐसे बाहर दिखा दिया अलग से। ठीक, हाँ क्या हो गया, अच्छा नहीं नहीं टी भी नीचे रहेगा क्या, आर और टी दोनों नीचे रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/r/t, और ये कहां चला जाएगा, ऐसे अलग से बाहर में। ठीक है, अब ये कौन सा एक्सिस हो गया, ये हो जाएगा y एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट c हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्लोप m हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, x एक्सिस। अब बना देते हैं ग्राफ। यहां पे लिख लेते हैं ln k, और ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी EA। ठीक, इधर पे क्या होगा, ln A, और ये बन गया इसका डिक्रीजिंग स्लोप। इस स्लोप का वैल्यू क्या होगा, -1/RT। ठीक, अब ग्राफ में तो कोई दिक्कत कहीं होगा नहीं, इतने सारे ग्राफ प्रैक्टिस के बाद में, है ना। इसी पे हम एक लास्ट और ग्राफ देख सकते हैं।
अगर मान लो हमको ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो ग्राफ है या टेम्परेचर का जो ग्राफ है लॉग के साथ में देखना हो, किसके साथ में, लॉग के साथ में, थोड़ा चेंज करता हूं, रुक जाओ ना। को अलग से पेज में रख दिया। मान लो मैं यहीं से थोड़ा इसको आगे खिसका रहा हूं, और अगर हमें इसको नेचुरल लॉग में ना रख के 10 बेस पे रखने का जरूरत पड़ा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए तो वही करना पड़ेगा अपने को, तो हम आगे इसी को एक्सटेंड कर सकते हैं और क्या लिखेंगे, देखो 2.303 लॉग के इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए माइनस क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर टी हो जाएगा। पूरे इक्वेशन को हम क्या करते हैं 2.303 से डिवाइड कर देते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो देखना क्या मिल रहा है, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए और माइनस क्या हो जाएगा ये अपॉन 2.303 और ये हो जाएगा आर टी। क्या ये भी आपको क्लियर हो गया, कुछ नया चीज तो किए नहीं, बस अपन उसको नेचुरल लॉग को 10 बेस पे कन्वर्ट कर दिए, ठीक। तो इसका भी एक ग्राफ बन जाता है, यहीं पर मैं इसको मॉडिफाई करके दूसरा कर देता हूं, देखो ये जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ लॉग के वर्सेस 1/t एक साथ हो जाए करके मैंने थोड़ा इसके सीक्वेंस को इधर उधर अरेंज किया है, ठीक। क्या फॉर्मूला मिला अभी हमको, फॉर्मूला मिला हमको लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस 1/, ये अपॉन 2.303 और यहां पर हो जाएगा आर, और मैं टी को क्या करता हूं अलग से निकाल देता हूं, तो 1/t इधर हो जाएगा। फिर से हम देखते हैं क्या क्या मिल रहा है अपने को, ये हो जाएगा कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो जाएगा इंटरसेप्ट सी, ये क्या हो जाएगा स्लोप एम, और ये क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस। चलो ग्राफ बनाते हैं अब, इधर पे हो जाएगा क्या लॉग के, ये क्या हो जाएगा 1/t, ये हो गया 1/t, या फिर क्या बोल सकते हैं टी इनवर्स बोल सकते हैं। इधर पे कहीं पे क्या ले लेंगे अपन, लॉग ए ले लेंगे, और स्लोप को क्या कर लेते हैं यहां डिक्रीजिंग स्लोप, वैल्यू क्या चेंज हो रहा है बस स्लोप का, तो स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। समझ आया, तो अगर log 10 है तो हमारा स्लोप ये बन गया, अगर ln k है तो स्लोप हमारा ये बन गया। कोई दिक्कत, क्या सिमिलरली हम इसको एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं ना, यहां पर लिख देंगे क्या log k वर्सेस, ये हो जाएगा, बताओ क्या मिल रहा है फॉर्मूला सेम, log k इज इक्वल टू ए माइनस
ये को अलग लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2.303 आर टी, और क्या हो जाएगा 2 ये क्या होगा y एक्सिस, ये क्या होगा इंटरसेप्ट c, ये क्या होगा स्लोप m, और ये क्या हो जाएगा x एक्सिस। ये हो जाएगा log के, इधर कहीं पर क्या ले लेते हैं इंटरसेप्ट ले लेते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे log a। नेक्स्ट क्या हो जाएगा ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये हो जाएगा। स्लोप कैसा बनेगा डिक्रीजिंग स्लोप, तो ये हो गया डिक्रीजिंग स्लोप। इस स्लोप का वैल्यू क्या होगा -1/2.303, और ये हो जाएगा आर टी। तो देखो इस इक्वेशन से हमने 4 तरीके ग्राफ बना लिया, लेकिन फॉर्मूला कौन सा याद रखना है आपको, बस 2 फॉर्मूला। कौन सा, पहला ये वाला पता होना चाहिए आपको, और दूसरा ये वाला। और उसमें भी मैं बोलूंगा बस ये याद होना चाहिए, कोई इसके बाद इसको लाने में कोई मतलब माइंड में लेग नहीं होगा, तुरंत आ जाएगा ये, है ना। समझ आया कि नहीं आया। चलो तो ये हमने क्या देख लिया, ग्राफ देख लिया। एक दो क्वेश्चन है ग्राफ के बेस पे, क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं और इक्वेशन के बेस पे भी है, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को आगे कुछ और थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये 4.5, एक और क्वेश्चन था, अच्छा एक क्वेश्चन मिसिंग हो गया है। रुको एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर कहां तक पहुंचे थे अपन, 111, 12 पे आ जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 112 है। क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं, एक बार ट्राई करना आप लोग। फॉर अ रिएक्शन जहां पर आर्नियस इक्वेशन को दिया है k इज इक्वल टू 2000 e टू द पावर -20,000 अपॉन टी। ये हमें आर्नियस इक्वेशन को वैल्यू के साथ पुट करके एक्सप्रेस करके दिखाया है, और यहां पर पूछ रहा है फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी E एंड आर्नियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर A, दोनों निकाल के बताओ बोल रहा है। चलो कैसे निकालेंगे देखना जरा। ये हमारे पास रिएक्शन है, और इसको आर्नियस इक्वेशन को किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए दिया गया है, बट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि स्टैंडर्ड आर्नियस इक्वेशन क्या होता है, वी नो दैट, क्या पता है अभी पता चला हमको, k इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ये अपॉन आर टी। तो ऑन कंपेयरिंग जब हम कंपेयर करेंगे तो देखो a इज इक्वल टू क्या मिल गया, ये जो 2000 है यही किसका वैल्यू मिल गया a का। एंड दूसरा आप देखो, एंड आप पूरे को कंपेयर करके देख लो कितना हो जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -20,000 अपॉन टी। तो टी और टी को तो यहां से क्या कर दिए अपन, खत्म कर दिए। ये चाहिए हमको ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 20,000 आर। समझ आया, ये हमारा आंसर है। अब आर का वैल्यू हमको किस में चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आर का वैल्यू हमको जूल में चाहिए रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू 20,000 इंटू कितना हो जाएगा
2 कैलोरी लिख सकते हैं, है ना। और दूसरा अगर हमको किस में चाहिए, ये जूल में चाहिए। अगर एनर्जी हमको जूल में चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये 20,000 इंटू 8.4 और क्या हो जाएगा ये जूल। तो वैल्यू हम जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा, कितना मिलेगा, ये 20 की जगह पे हो जाएगा 40,000 कैलोरी। और ये कितना हो जाएगा, ये देखो पहले तो ये मैं कितना 0 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से कितना हो जाएगा, 2 8 हो गया, 2 4 8 हो जाएगा, और 2 1 6 और ये हो जाएगा 16। कितना डेसिमल लगेगा, यहाँ पर 0 लगाएं। 0 कितना हो रहा है, 4 0, है ना, 1 2 3 4 0। और यहाँ 3 के बाद लगना है तो 1 2 3, है ना, 1 2 3, या हाँ ठीक है, वन टू थ्री यहाँ पर आ जाएगा, है ना। इसको अपन चाहे तो साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, या हटाओ, अब क्या साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, ज्यादा इस पे भी अब टाइम पास करना बेकार है ना। सीधा यहीं पर डेसिमल लगा दिया मैं, और क्या लिख दूं इसको, जूल। समझ आ गया ना, तरीका समझना था मेन कि कैसे हमको सॉल्व करना है। चलें आगे, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अभी बनाना चाहोगे कि होमवर्क लोगे, होमवर्क लोगे मतलब कल बनवाओगे मेरे से, हाँ? लो आसान क्वेश्चन है, रख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 113। चलो इसको तो अभी बता दो। 114 कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि स्लोप कैसा बनता है, डिक्रीजिंग, तो ये डिक्रीजिंग स्लोप। अगला क्वेश्चन, इसको घर में बनाओगे तो भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा खतरनाक, इसमें सब वैल्यू है। ट्राई कुछ नहीं करोगे, कल आके मेरे को भी बनाना पड़ेगा, मैं भी बना देता हूँ इसको। सॉरी बोल रहा है तो करेगा, बढ़िया बात है, मेरे बनाने के बाद करेगा। कान में आवाज सुनाई देता है क्या इसका, कि दिमाग में सुनाई दे रहा है, नहीं बोलती है। 115, लो पढ़ो क्वेश्चन को एक बार, अभी सॉल्व कर लेते हैं। हमें इसमें मेन प्रोसेस को समझना रहेगा। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय द फॉलोइंग। ये हमको रेट कांस्टेंट को इस इक्वेशन से दिया हुआ है। ये कौन सा इक्वेशन है, आर्नियस का है ना, ठीक है, आर्नियस की इक्वेशन है। फिर कैलकुलेट EA फॉर दिस रिएक्शन, पहला क्या निकालना है, EA। दूसरा क्या निकालना है, एट व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर T निकालना है। अच्छा, एट व्हाट टेम्परेचर इट्स हाफ पीरियड विल बी 256, मतलब जब टाइम कितना हो, जब हाफ पीरियड जो है उसका कितना हो जाए 256 मिनट हो, तो उस कंडीशन में कितना होगा इसका टेम्परेचर, ये पूछ रहा है। बनेगा, बन जाएगा, क्योंकि आसान है, बस थोड़ा सा नंबर बड़ा बड़ा इसमें का नंबर डिफिकल्ट है। तो कंपेयर करते हैं, कितना हो जाएगा, log k इज इक्वल टू, सीधे log k से कंपेयर करते हैं ना, तो log k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log a माइनस ये अपॉन 2.303 RT हो गया। log a पूछा भी नहीं है तो क्यों जबरदस्ती निकाले, हम दे दिया है, लेकिन उसकी जरूरत पड़ेगी क्या, एक ही नहीं पड़ेगी, लग रहा है एक ही जरूरत, तो एक ही जरूरत नहीं पड़ेगी, हटाओ, है ना। ये देख लो, यहां से कंपेयर करो, ये अगर कंपेयर किया जाए तो माइनस ये अपॉन 2.303 RT इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1.2 माइनस में 1.25 इंटू 10⁴, और ये क्या है, केल्विन, मतलब ये वैल्यू केल्विन अपॉन टेम्परेचर दिया हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में होगा, तो यहां से टी और टी क्या कर दें, कैंसिल कर देते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा, देखो
ये इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1.25 इंटू 10⁴ इंटू 2.303 आर। हाँ, अरे तो ये नीचे टेम्परेचर केल्विन ही तो रहेगा, ऊपर भी केल्विन, दोनों कैंसिल हो गया। मतलब ये जो ऊपर का वैल्यू है ना, ये किस में रहेगा, ये पूरा वैल्यू केल्विन में रहेगा उसका यूनिट, और नीचे भी टेम्परेचर, इसका भी यूनिट क्या रहेगा, केल्विन, तब तो केल्विन केल्विन कैंसिल होगा। और फाइनली ये जो वैल्यू है, नहीं समझ पाए, देखो ये क्या है, लॉग के का यूनिट क्या होता है, क्या होता है लॉग के का यूनिट, कुछ नहीं होता है। लॉग का कभी कोई यूनिट होगा क्या, नहीं होगा, मतलब इस पूरे का कुछ यूनिट ही नहीं होगा, तो इसका तो कुछ यूनिट है ही नहीं, तो इसका भी पूरा मिला के क्या होना चाहिए, यूनिटलेस क्वांटिटी। समझ आया, यूनिट डायमेंशन याद आ रहा है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, इसका कुछ यूनिट नहीं है, तो भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन में जितने होंगे सब यूनिटलेस होंगे, तो ये यूनिटलेस कब बनेगा, नीचे टेम्परेचर केल्विन में होगा, तो ऊपर भी तो यूनिट क्या होना चाहिए, केल्विन ना, तब जाके दोनों कैंसिल होंगे। इसीलिए ये आप लोगों को समझाने के लिए केल्विन लिख के दे दिया है। इस केल्विन, इसके का मतलब रेट कांस्टेंट नहीं समझ लेना, ये वाला केल्विन है रेट, ये वाला ये रेट कांस्टेंट और ये क्या है, केल्विन है ये, ठीक। ये मिल गया वैल्यू, और अपनी श्रद्धा भक्ति से इसको आप लोग क्या कर लेना, कैलकुलेट कर लेना आराम से। आर का वैल्यू जैसा बोला जाएगा जूल में, केल्विन में, उसके अकॉर्डिंग उसको निकाला जा सकता है। तो इसके आगे सॉल्व करूं क्या मैं, इसमें ए पूछा है क्या, ए नहीं पूछा है ना, तो कोई मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर से एंटी लॉग पहुंच जाएंगे वहां पे, तो ए नहीं निकालेंगे। बाकी ए निकाला जा सकता है, निकाल लोगे ना ए, तो रिलेट करूं क्या ए को, यही क्या है पूरा वैल्यू, ये वाला ए है, तो इसको आप, ये पूरा वैल्यू क्या है, लॉग ए, तो यहां से आप लोग ए निकाल सकते हो, ये है लॉग ए। लॉग ए इक्वल, इसको रिलेट कर देना, मिल जाएगा, ठीक। अब हमें मेन चीज जो चाहिए वो निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू सही आया है ना 1.2, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बस। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्या निकालते हैं, व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर इट्स हाफ टाइम पीरियड 256, कैसे निकलेगा ये, कैसे निकल सकता है बताओ। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में log k का वैल्यू पुट कर दूं, मतलब k का वैल्यू पुट कर दूं, तो इस एक्सप्रेशन में सिर्फ t बच रहा है, यहां से निकल जाएगा, है ना। बट इसके लिए क्या चाहिए अपने को, रेट कांस्टेंट, तो हमें दिया हुआ है हाफ लाइफ, टी हाफ इज इक्वल टू कितना है 256, देन हम क्या कर सकते हैं, k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया है ना, टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है 0.693 k, तो मैंने k पूरा डायरेक्टली लिख दिया, तो यहां से क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ मतलब 256। लो भाई अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम पास है, नहीं करेंगे डिवाइड अपन, सीधा आते हैं, देन log k इज इक्वल टू कितना है 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ केल्विन अपॉन टेम्परेचर, ठीक। वहां से निकाला जाएगा log k का वैल्यू कितना हो जाएगा, log 0.693 अपॉन 256 इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴। इस यूनिट को नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, कोई जरूरत नहीं दिखाने का। अब निकालना पड़ेगा टी, निकाल लोगे क्या कि इतना ही छोड़ दी इसको, हाँ प्रोसेस समझ आ गया ना,
एग्जाम में आएगा थोड़ा वैल्यू सिंपल देगा, है ना, बात कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए। छोटा वाला मिनी नीट है ना, कितने क्वेश्चन का? 18 क्वेश्चन का, है ना। 180 बस की बात तो नहीं है, ठीक है अंजलि? हाँ, सॉल्व कर लोगे? एनसीईआरटी का है, आप लोग मत करना, कहने का मतलब इस पर टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोसेस समझ गए ना? प्रोसेस ही मेन समझना था और कुछ नहीं करना था। चलें आगे। यहां पर इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि ये हाफ लाइफ से रिलेट किया है। आरडीएस इक्वेशन को कहां से घुमा दिया? हाफ लाइफ से। तो आप लोग को पता होना चाहिए, बस ऑर्डर देखना है, कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर इसलिए हमने क्या किया, हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट को रिलेट किया और उसके बाद यहां पर ये वैल्यू लिख दिया। तो टेम्परेचर टी का वैल्यू इसको घुमा फिरा के ले आएंगे, एक ही वेरिएबल है। क्या है भाई ये वाला क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा गड़बड़ी था। चलो इस क्वेश्चन से पहले मैं एक छोटा सी और बता देता हूं, और इस क्वेश्चन को 116 लिख देते हैं। रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस, दो ऑप्शन सेम हो गया है क्या? अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन पूरा शुरू हो गया। देखो एक छोटा सा हेडिंग दे रहा हूं मैं, रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। प्रिंस, कुछ डाउट थोड़ी अभी तक के? पूछो क्वेश्चन। देखो टॉपिक क्या है, रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पे हम दो अलग अलग रेट कांस्टेंट मान के चलते हैं तो फिर वही रेशियो वाला हमको कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो उसका रिलेशन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि 8 T1 टेम्परेचर पर, 8 T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट क्या है? K1 है, एंड 8 T2 पे क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट कितना है? K2 है, ठीक है। T1 पे कितना है? T1 पर K1 और T2 पे K2 है। देन आप बताओ क्या लिख सकते हैं हम लोग? लॉग, या तो आप ln के फॉर्म में लिख लो फॉर्मूले को, लॉग ln के फॉर्म में लिखेंगे थोड़ा सिंपल बन जाएगा। ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस क्या हो जाएगा? E अपॉन R T1। इक्वेशन नंबर क्या मान लिया इसको? 1। एंड अगर दूसरा हम बात करें T2 टेम्परेचर और K2 रेट कांस्टेंट पे, तो क्या बन जाएगा इसका? ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस E अपॉन R T2। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? ये T, ठीक। इक्वेशन नंबर 2, हाँ इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब किसी भी एक को ऊपर नीचे डिवाइड कर लो। किसको डिवाइड कर दें? 2 से 1 कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 माइनस, डिवाइड बोला क्या? डिवाइड बाद में आएगा। इक्वेशन 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो कितना होगा ये? ln K2 माइनस ln K1। ln A माइनस क्या होगा? EA R T1 की T2, फिर ln A माइनस EA अपॉन, अच्छा एक चीज बताओ प्रिंस, इसमें EA क्या है? इस EA को क्या पढ़ते हैं? क्या है EA? ये EA
क्या है ये बताओ। बताओ भाई क्या है। हम्म, चलो इसको ब्रैकेट ओपन करें। क्या है सॉरी ये एक्टिवेशन एनर्जी ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल टू, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log a माइनस ई अपॉन आर T2 माइनस ln a प्लस ई अपॉन, तो ln कैंसल हो गया। हाँ, इन दोनों को क्या मैं एक साथ डिवाइड में लिख दूं, ये हो जाएगा ln अपॉन k1 इज इक्वल टू, माइनस नहीं, यहां से कॉमन निकाल लेते हैं प्लस के साथ में, तो ये हो जाएगा ई ए अपॉन आर, और अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा 1 अपॉन, इसको पहले करूं, 1 अपॉन T1 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन T2। ये हमको फाइनली याद रख लेना इस फॉर्मूले को। ठीक, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखना जरा इसको, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ln k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू ई अपॉन आर, और अंदर क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ठीक है, और देखो क्या कर सकते हैं इसमें, एंड अगर हम इसी को किसके फॉर्म में लिखें, नेचुरल लॉग के फॉर्म में ना लिख करके 10 बेस पे लिखें, तो क्या हो जाएगा ये, अगर 10 बेस में हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू ई अपॉन आर, और आप इसको याद रखने की कोशिश कर लेना मोस्टली, क्या हो जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, तो 2.303 उधर लेके जाएंगे, लॉग k2 अपॉन क्या हो जाएगा, k1 इज इक्वल टू ई अपॉन 2.303 आर और 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। कोई दिक्कत, तो इसको कोई याद करने का जरूरत है नहीं, बस ये याद रख लो। ठीक, ऊपर k2 है तो यहां पर पहले k1 है, और अगर इसको देखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हमने सॉल्व कर दिया तो k2 ऊपर, तो पहले क्या आ जाएगा, T2 पहले आ जाएगा। तो किसी एक को याद रखो, ज्यादा याद रखोगे तो कंफ्यूज जाओगे, लंबे समय में खुद ही याद हो जाता है ये चीज, क्योंकि बस इतना ही थोड़ी याद रखने के लिए, याद रखने को बहुत सारा चीज है ना, तो ज्यादा हम लोग एक्सप्रेशन याद रखने की कोशिश नहीं करेंगे, बस इसको याद रख लेंगे। ऊपर k2 है तो पहले क्या आ जाएगा, T1, और इसके उल्टे में क्या आ जाएगा, T2। समझ आया, ln से log में जाएंगे तो ऑब्वियस बात है 2.303 का डिवाइड हो जाएगा, तो ये प्रोसेस की बात है, उसको भी हमको याद रखने की लोड नहीं लेना है। तो याद हुआ आपको ये क्या है, क्या है ये, क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो फिर आर भी पता होगा, आर क्या है, आर क्या है,
क्या है आर? क्या है आर? आर कहां से चल रहा है पता है? मोल कॉन्सेप्ट से, वहां से चल रहा है। आर अगर कोई इंसान रहता तो ना ऐसे बाल हटकता एकदम से, हो इतना देर तक के साथ चल रहा हूं। सोचो, इमेजिन करो कि आर को ऐसे ही पूछा जाए कौन है करके, और अचानक से निकल के आए हो। मतलब ये मजाक की बात है, आर कब से आ रहा है चैप्टर नंबर 1 से। क्या है सॉरी? गैस कांस्टेंट, रियल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते वैसे उसको। क्या होता है इसका वैल्यू? जूल में, है ना। और अगर केल्विन में चाहिए तो 2 रखेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिमाग को एक्टिवेट करो यार, अब एक्टिवेशन एनर्जी भी आ गया अब तो। हाँ, चले आगे। तो ज्यादा फॉर्मूला याद नहीं रखना, बस इसी को याद रख लेना। इसको मैं पैक कर देता हूं बॉक्स में। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा, है ना। यहां लिख सकते हैं इट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी बिकम, हम बस अपने मन से ऐसी ईसी लिख देते हैं, ये की जगह क्या लिख देंगे? ईसी लिख देते हैं, ठीक है, या ईएसी लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ईएसी कितना बन जाएगा अभी? ये डिक्रीज होगा ईएसी। तो फिर से एक एनालिसिस करते हैं। देन बताओ, एल एन के की जगह क्या हो जाएगा? के सी, क्योंकि कैटलिस्ट प्रेजेंट है। और क्या रहेगा? इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए की जगह क्या हो जाएगा? ई ए सी अपॉन आर टी। इसको मैं क्या मान लू? इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? एंड हमको पहले से पता है, क्या पता है? एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, इक्वेशन नंबर 2। और दोनों को हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या मिलेगा? एल एन के माइनस एल एन के सी है ना, पहले एल एन के सी माइनस एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए सी अपॉन आर टी। माइनस सीधा लिख देता हूं एक साथ, तो एल एन ए और माइनस माइनस प्लस, तो ई ए अपॉन क्या होगा प्रिंस? साथ चल रहा हो कि छूट गए? चल रहा हो ना? क्या लिखेंगे इसको? एल एन के सी अपॉन के इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसल हो गया, तो इसमें से क्या करेंगे अपन? 1 अपॉन आर टी कॉमन कर देंगे। तो 1 अपॉन
आर और टी कॉमन हो गया, अंदर क्या रह जाएगा, ई ए सी माइनस ई ए। ठीक, तो इसको भी याद रखा जा सकता है। हाँ, ई ए माइनस, अच्छा हाँ ये पॉजिटिव है ना, तो ये ई ए माइनस ई ए सी। इसको अपन एक स्टेप और आगे बढ़ा के थोड़ा ठीक से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा ये, एल एन के सी अपॉन के इज इक्वल टू ई ए माइनस ई ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, आर टी। एक काम का फॉर्मूला तो ये हो जाएगा हमारे लिए, और अगर हमको इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख देंगे, लॉग के सी अपॉन के। डायरेक्ट लिखूं, यहां पर 2.303 डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई ए माइनस ई ए सी 2.303, और ये हो जाएगा क्या, आर टी। कर रहे हो यार, ठीक। तो यहां से आप देख सकते हो कि पहले केसी है तो पहले ई आ रहा है, मतलब ई में उल्टा है लेकिन टेम्परेचर में सेम है, जो ऊपर रहेगा वही पहले आएगा टेम्परेचर में, और ई में क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। क्यों उल्टा रहेगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट के जो है एक्टिवेशन एनर्जी के रेसिप्रोकल होता है ना, तो इसलिए ऐसा समझ लो कि ऊपर केसी है तो ये ई पहले आ जाएगा, और यहां रेट कांस्टेंट के टेम्परेचर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, इसलिए देखो K2 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले T2 आ जाएगा, यहां पर लिख सकते हो K इज प्रोपोर्शनल टू T, इसलिए ऐसा ये फॉर्मूला बना है। रिलेट करने के लिए लिख रहा हूं, यहां पर लिख सकते हो K प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन E। समझ आया, लो अब क्वेश्चन है, पढ़ो इस क्वेश्चन को और सॉल्व करो। इसमें एक छोटा चेंजेस कर देता हूं मैं, इसको इंक्रीजिंग करना है ना, बाकी ठीक है, ये आएगा। पढ़े हो पूरा क्वेश्चन को, हो गया 5 नंबर माइनस। हो गया 5 माइनस, प्रिंस को इतना समझ आ गया कि ए और सी नहीं है। अब चिल्लाते रहने से कोई मतलब नहीं होगा, माइनस हो चुका है, तो जो आदत आज बना के रखोगे वही तो वहां जाएगा। हाँ, तो फिर आप लोगों के में वो भी एक बार करने के बाद दूसरा गोला लगाने के मौका दिया जाएगा, है ना। वाइटनर अलाउ करवा देंगे, है ना, होना चाहिए। क्या आएगा इसका आंसर, बी आएगा, ठीक है। क्या बोल रहे, देखो कंसीडर द आर्नियस इक्वेशन गिवन बिलो, ये आर्नियस इक्वेशन है, जानते हो। थोड़ा सा गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है इसमें, हाँ क्या है, ये आर टी है, बट उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कांस्टेंट हो। देखो क्या बोल रहा है, रेट कांस्टेंट का रिलेशन देख रहा है। रेट कांस्टेंट क्या होगा, ये तो जानते ही अपन ना, सीधे यहां पे पहले लिखते हैं, रेट कांस्टेंट के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ई ए, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई ए बोल सकते हो, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
ठीक, तो देखो क्या होगा, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस, इंक्रीज होगा कैसे, एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा विथ इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करें, क्या इंक्रीज करेगा, नहीं, ये हो गया गलत। दूसरा देखो, रेट कांस्टेंट डिक्रीजेस, तो रेट कांस्टेंट क्या करेगा बोल रहा है, डिक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली, जब हम क्या करेंगे, ये को इंक्रीज करेंगे, एकदम सही बात बोला यहां तक के। और क्या बोल रहा है, एंड डिक्रीज करेगा, जब डिक्रीज करेंगे किसको, टेम्परेचर को, तो दोनों एकदम सही है, ये एकदम परफेक्ट, हमारा आंसर बी करेक्ट है। इसको और आगे पढ़ के देख लेते हैं। लेकिन रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस क्या बोल रहा है, रेट कांस्टेंट जो है इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा जब हम एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेंगे, तो यहां तक सही है। लेकिन डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिक्रीज करने से क्या ये इंक्रीज करेगा, नहीं, वो डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा, इसलिए ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। रेट कांस्टेंट देखो इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, यही गलत हो गया, यही वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। बाकी ये तो आगे सही है, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत कहीं पे इसमें नहीं है। अगला, चलो इसका आंसर बताओ, 117। अरे यार ये हट गया, रुको रुको रुको, 117, बताओ इसका आंसर। ओनली वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में क्या होगा, प्रोडक्ट का कम हो जाएगा, प्रोडक्ट का एनर्जी क्या होगा नीचे ऊपर नहीं, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं, क्या होगा, एनर्जी कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब ज्यादा नीचे जाएगा, ऐसा बोल रहे हो, ठीक, तो कौन सा है, ये वाला करेक्ट है, ओनली वन। ये किसका है ये, और यहां पर दोनों इक्वल है, इक्विलिब्रियम आ गया है ना ये। अगला क्वेश्चन नंबर 118, एक्चुअल में भी क्वेश्चन बहुत आसान बन गया, क्योंकि मैंने ना उस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। जनरली इसको फॉर्मूले को यहां तक रखा जाता है 1/T1 - 1/T2 तक, लेकिन मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, तो आप लोग तो बिना कुछ सॉल्व के बता सकते हो। ये फायदा होता है, अगर हम वहां पर डेरिवेशन के टाइम पे 1/T1 - 1/T2 को सॉल्व नहीं किए थे, तो हमको 2 स्टेप यहाँ पर लिखना पड़ता है ना, या हो सकता है बहुत लंबे समय बाद हमको ये अचानक थोड़ी याद आएगा, तो रिलेट भी नहीं हो पाता। तो जितना ज्यादा आप चीजों को सोचे रहोगे वो काम आता है एग्जाम में। क्या होगा इसका आंसर, क्या आ जाएगा, बी की डी, हाँ डी हो गया, इतना बावजूद भी गलत, इतना लेक्चर देने के बाद भी। लिखो पहले 2 स्टेप, चलो लिखो तब याद रहेगा। अभी तक गलत गलत बोल रहे हैं सब लोग, तो गलत तो हो ही गया, लेकिन लिख के प्रैक्टिस कर लिया करो थोड़ा सा, अगर अभी नहीं बनता है तो। वहां हमको पेन कम चलाना पड़े, इसके लिए अभी पेन चलाना जरूरी है। क्या हो जाएगा, देखो होता क्या, एक बार मैं जबरदस्ती लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे लिखने से कम आप लोगों को कुछ भला हो जाए। 1 क्या है, यहाँ पर K2/K1, लेकिन यहाँ पर दोनों एक साथ दिया है ना, तो हमको यहाँ पर दोनों को लिख करके चेक करना पड़ जाता अगर हमें याद नहीं रहेगा तो। बट हम जानते हैं क्या होता है यहाँ पर, EA/2.303 1/T1 - 1/T2, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये, EA/2.303 log T2 - T1, और क्या हो जाएगा T1 × T2। तो आप देख लो किसमें ऊपर और यहां पर सामने वाला सेम दिख रहा है, यहां पर K1 है और T2 आगे, गलत हो गया, यहां पर K2 और यहां T2 है, एकदम सही है।
यहाँ पर K2 और ये सामने उल्टा कर दिया पूरा, इसको प्लस कर दिया, घुमा फिरा दिया, ये दोनों ये भी गलत है। मतलब इन दोनों को देख के बता देगा डी